नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। लालू प्रसाद यादव ने ऐलान कर दिया है कि इस बार तेजस्वी यादव को ही वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्या स्ट्रेटजी है, वो तो अभी इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है, लेकिन इतना ऐलान कर दिया है कि आरजेडी की ओर से जो चेहरा है मुख्यमंत्री का, वो तेजस्वी यादव का होगा। अब इसको लेकर परिवार के अंदर भी, पार्टी में भी, बाकी तमाम बिहार की जनता में किस तरह का मैसेज गया और इसको किस तरह से देखा और लिया जा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रंजन कुमार जी हैं। रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रंजन जी, आप ये बताइए कि लालू यादव ने जो ये ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे आरजेडी की तरफ से, और जिस तरीके की राजनीति अभी बिहार में हो रही है, सबसे पहले आप ये बताइए कि किस आधार पर कह रहे हैं और क्या आपको लगता है कि इतना कॉन्फिडेंस उनको आ कहां से रहा है? देखिए, इसके पीछे 2020 का जो इलेक्शन है वो है। 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर, एक सीट उसको बीजेपी से ज़्यादा थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। और ये कहा जा रहा था कि थोड़ा टिकट का बंटवारा ठीक होता और कांग्रेस को 70 सीट ना दी जाती, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही खराब था गठबंधन में, कम दिया जाता और आरजेडी कुछ और सीट पे लड़ती तो वो चुनाव जीत सकती थी। और दूसरी ओर क्या है कि जो पिछले बार जो गठबंधन था कांग्रेस के का आरजेडी के साथ में, वो तो है ही। साथ में मुकेश सहनी की वीआईपी भी आ गई है, तो उनको लगता है कि जो एक मलाह का वोट है वो भी आ जाएगा। और लालू यादव को लगता है कि देखिए, 2020 के चुनाव में भी तेजस्वी को ही आगे करके चुनाव लड़ा गया था, तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बताया गया था, तो वो कोई नई बात नहीं है। 20 में ही घोषित किया जा चुका है, तो 25 में पीछे होने का कोई मतलब नहीं है। और तेजस्वी यादव भी पिछले 5 साल में या तो विपक्ष के नेता रहे या सत्ता में तो डिप्टी सीएम रहे वहां पर, और नीतीश कुमार उनको बोलते थे कि यही लड़का आगे जाके सीएम बनेगा। तो लालू को लगता है कि भाई नीतीश कुमार भी बोल चुके हैं कि यही सीएम आगे चल के बनेगा, तो उनके साथ तो नहीं है लेकिन बनेगा। और एक चीज और याद रखिए कि शायद लालू प्रसाद यादव की सक्रिय राजनीति जो है सो इस चुनाव के बाद में नहीं रह सकती है ज़्यादा, तो क्योंकि उम्र भी है और तबीयत भी खराब है, तो एक पुत्र मोह तो होता ही है। अब उस उम्र में चले गए हैं तो चाहते हैं कि बेटा हम तो मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी भी रही, लेकिन अगला जनरेशन को भी सेट करके जाए, तो वो एक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं लालू प्रसाद यादव। और अब देखेंगे कि लालू प्रसाद यादव चुनाव के का बहुत समय अभी है, लेकिन अभी वो प्रेस में भी आने लगे हैं, बयान भी देने लगे हैं और अलग अलग जगहों पर जा भी रहे हैं। ठीक है, बैठकर ही भाषण दे रहे हैं, लेकिन वो सक्रिय हो रहे हैं। उसके पीछे ताकत यही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, और ये 25 का चुनाव उनके लिए अंतिम मौका है। देखिए, मुझे ऐसा इसमें लगता है कि क्योंकि अभी 6 महीने का वक्त बाकी है, इतने जल्दी उन्होंने ऐलान कर दिया, बोल दिया। हालांकि आप सही कह रहे हैं कि स्वाभाविक है, 2020 में भी उन्हीं के नाम पर लड़ा गया, सब कुछ हुआ। कन्हैया कुमार के आ जाने के बाद, क्योंकि अब तक कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में आने से एक तरीके से रोका जा रहा था आरजेडी के तरफ से, तो कन्हैया कुमार जो जमीनी जो कांग्रेस का जो जमीनी संगठनात्मक जो कमजोरी था, उसको पूरा करने के लिए आए बिहार में, और उसको इसलिए रोक रहे थे कि कन्हैया कुमार की तुलना आरजेडी के तेजस्वी से होने लगता है। तो ये पहले ऐलान इन्होंने कर दिया कि ये न लगे कि बिहार की जनता को कि कन्हैया कुमार के आने से आरजेडी कमजोर हो जाएगी। महागठबंधन के दो ऐसे युवा नेता हैं कि वो एक कंफ्यूजन की स्थिति न रहे, तो पहले से स्थिति उन्होंने साफ कर दिया। हालांकि मैं तुलना नहीं कर रहा सीएम को लेके, लेकिन कन्हैया के आने से ये असहज महसूस करने लगते हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव भी, उनका पूरा परिवार असहज महसूस करने लगता है, कई बार रोके भी गए। आपको क्या लगता है कि जो ये महागठबंधन है, उस महागठबंधन में आगे का भविष्य कैसे चलने वाला है और किस तरीके से चुनाव ये लड़ने वाले हैं इस बार? देखिए, लालू प्रसाद यादव इसको लेके बहुत सतर्क रहते हैं कि तेजस्वी को कोई खासकर उनके गठबंधन में कोई स्पर्धा ना हो उनके लिए, उनको खुला मैदान दिया जाए। अब याद कीजिए कि जो 2020 का भी चुनाव था या उसके पहले के जो चुनाव थे, 15 के भी चुनाव थे, उस समय भी ये बात हो रही थी कि क्या तेजस्वी यादव की तुलना हो रही थी उस समय चिराग पासवान से।
कि चिराग पासवान भी युवा हैं, तेजस्वी यादव भी युवा हैं, इन दोनों की तुलना होती थी। अब पिछला चुनाव याद कीजिए कि पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव से जाके मुलाकात की। वो चाहते थे कि आरजेडी में साथ में के चुनाव लड़े। उन्होंने लालू प्रसाद यादव की बहुत तारीफ भी की, तेजस्वी को छोटा भाई भी बोला, लेकिन लालू प्रसाद यादव यह मौका नहीं देना चाहते थे जिसमें तेजस्वी और पप्पू यादव की कहीं तुलना हो जाए। तो उन्होंने पप्पू यादव को साथ में नहीं देखा। इनफैक्ट जब पप्पू यादव कांग्रेस में चले गए तो लालू प्रसाद यादव ने वो सीट देने से मना कर दिया, और अंततः पप्पू यादव अकेले ही कांग्रेस से गीत गा रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़े वो निर्दलीय। अलग बात है कि उनको वहाँ एक सहानुभूति उनको मिली, वो चुनाव जीत गए और सांसद हो गए। अभी भी वो कांग्रेस के लिए प्रचार जहां तहां करते हुए दिख जाते हैं, उनके बारे में बोलते हैं, अभी बोलते मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। लेकिन लालू प्रसाद यादव का भी दबाव है कि कांग्रेस अभी भी पप्पू यादव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। सीएम जी आपको है कन्हैया को लेकर। कन्हैया एक चुनाव लड़ चुके हैं बिहार में, बेगूसराय से, वहीं के रहने वाले भी हैं। 2024 में भी था कि वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे, और 2024 में आरजेडी नहीं लड़ी चुनाव वहां पे, बेगूसराय में आरजेडी नहीं लड़ी। उन्होंने आरजेडी ने सीपीआई को सीट दी, लेकिन अब तो सीपीआई से कांग्रेस में आ गए कन्हैया कुमार, उसमें सीपीआई में थे, लेकिन कन्हैया कुमार को नहीं दिया वहां पे। अंत में कन्हैया को लड़ना पड़ा दिल्ली में आकर चुनाव। मुझे लगता है कांग्रेस ने दबाव आरजेडी में बनाने के लिए एक यात्रा निकाली बिहार में, और वो यात्रा कन्हैया कुमार नेतृत्व कर रहे हैं उसका। जो प्रभारी हैं कांग्रेस के वो भी आ गए, इसलिए वहाँ पे किशन कन्हैया की जोड़ी बोला जा रहा है कि निकले हुए हैं। और आप ये देखिए कि बिहार में अब किसी फॉरवर्ड कास्ट का सीएम बन जाना, यूपी में भी है, लेकिन चलिए योगी जी को आप योगी हो गए इसलिए आप नहीं बोल सकते हैं, इतना आसान नहीं प्रोजेक्ट करना। कांग्रेस का देखिए कि अभी तक कुछ दिन पहले तक बिहार और यूपी दोनों में जो उनके अध्यक्ष थे वो भूमिहार जाति से थे। अब लोकतंत्र है, उसमें लोग चुनाव लड़ते हैं। अब कांग्रेस को कौन किस दिमाग से थी, जो एक अखिलेश प्रसाद थे बिहार में अध्यक्ष और अजय राय बनारस में, जबकि दोनों मूल रूप से कांग्रेस की नहीं है। अखिलेश आरजेडी से आए हुए हैं, लालू के बहुत नजदीकी हैं। अजय राय मूलतः बीजेपी के थे, उसके बाद वो सपा में गए, निर्दलीय गए, अब कांग्रेस में आए। तो कांग्रेस ने के दोनों अध्यक्ष जो थे सो उनके मूल कांग्रेसी नहीं थे, और दोनों एक ही जाति के थे जिनकी संख्या ज्यादा है भी नहीं, और वो कुछ इलाके में ही सीमित है। लेकिन जब कन्हैया कुमार गए तो कन्हैया कुमार भूमिहार है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा मन से वेलकम नहीं किया वहां पर, तो अखिलेश कन्हैया को रखा गया, अखिलेश जी की वहां से छुट्टी हुई, अध्यक्ष पद से हटाया गया, और कांग्रेस ने एक दलित को वहां पर अध्यक्ष बनाया। और कांग्रेस चाह रही है कि जो सवर्ण, मुसलमान और दलित ये वोट हम लेकर वहां पर चले। आरजेडी कभी नहीं चाहेगी कि मुसलमान वोट 1% भी उनसे छिटके, और अगर कहीं जाता भी है तो आरजेडी के अलावा, केसी के अलावा कोई और क्रेडिट ले। तो लालू प्रसाद यादव खासकर जो है उनको तो कन्हैया की यात्रा बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होगी, लेकिन कांग्रेस अलग पार्टी है, कांग्रेस को भी दबाव बनाना है, कहीं आरजेडी ये ना बोले कि 70 सीटें आपको नहीं देंगे, आप 40 पे लड़िए, 30 पे लड़िए। तो ये दबाव की राजनीति है, लेकिन कन्हैया कुमार को लेकर दोनों पार्टी में तो थोड़ी सी असुविधा होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी को कांग्रेस तो पसंद है, लेकिन कन्हैया कुमार पसंद नहीं है। कन्हैया कुमार इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि जब तुलना होती है इन दोनों नेताओं की व्यक्तिगत रूप से, उनकी पर्सनालिटी की, तो वहां तेजस्वी यादव कहीं ठहरते नहीं है। कन्हैया कुमार पढ़े लिखे हैं, भाषण बहुत अच्छा करते हैं, ये नवी फेल है तेजस्वी। तो ये जो समीकरण है, हालांकि बिहार में मैटर नहीं करता, जिस जाति के और जिस वर्ग की ये राजनीति करते हैं तेजस्वी यादव, वहां पर ये ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन ओवरऑल डर जो है उनको इसी बात को लेकर है। मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ रंजन जी, मैं आप दर्शकों को भी बता दूं कि आरजेडी और कांग्रेस, अभी तो हम बीजेपी और जेडीयू की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम जो ये बात कर रहे हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि कल खुले मन से उन्होंने कहा है, अभी 6 महीना पहले ही कहा है, तो इसके पीछे भी एक रणनीति है कि सीएम जो है वो हम तेजस्वी यादव को बनाएंगे और इसके लिए सबको लग जाना है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि जो परिवार का झगड़ा है, वहां भी सत्ता को लेकर कमान किसको हो,
लालू का सक्सेसर कौन हो, उत्तराधिकार कौन हो, थोड़ा बहुत मनमुटाव और झगड़ा वहां पर रहा है, क्योंकि मिसा भी यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं, यहाँ बैठी रहती हैं, अपने ससुराल नहीं जाती हैं, अपने माँ बाप के साथ रहती हैं, तो उनकी भी महत्वाकांक्षाएं कुछ हैं। तो ये दो चीजें, और तीसरा ये कांग्रेस वाला जो टंटा है, ये टंटा वही है कि सीट बंटवारे को लेकर जो बात नहीं बन पा रही थी, क्योंकि दोनों की मजबूरी है। कांग्रेस आरजेडी को छोड़ नहीं सकती, अकेले वहां चुनाव लड़ नहीं सकती, कुछ हासिल नहीं होगा, और आरजेडी कांग्रेस के अलावा उसके पास कोई गठबंधन करने लायक दूसरी पार्टी है नहीं। ये तमाम समीकरण और वहां की राजनीतिक परिस्थितियां आरजेडी और कांग्रेस के लिहाज से है। अंत में मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस बार का जो सीन बताइए, क्योंकि अभी 6 महीना बाकी है, थोड़ा दर्शक भी समझे, बिहार की जनता भी समझे। अभी जो आप सिनेरियो देख रहे हैं पूरे बिहार में, वो राजनीति किस ओर जा रही है, क्योंकि अभी मैदान में 4-5 लोग हैं, और 3 तो ऐसे लोग हैं जो कि उस पर सबकी नजर है, वो सीट कितना लेकर आते हैं, चुनाव जीतते हैं या हारते हैं, इससे मैटर नहीं करता है। लेकिन कन्हैया कुमार, प्रशांत किशोर और इधर नीतीश कुमार के जो बेटे हैं, जो ये भी नया चेहरा है, क्योंकि इनको भी पहले लोग उतना नहीं जान पा रहे थे, लेकिन इस बार के चुनाव में थोड़ा एक्टिव दिख रहे हैं वो, तो अब लोग कम से कम उनको पहचानने लगे हैं। तो 3 ये युवा चेहरा, चौथा तेजस्वी यादव। चिराग पासवान क्योंकि वहां बहुत करने की स्थिति में है नहीं, एससी वोट बैंक उनके पास है, अच्छा ठीक उसमें वो दखल रखते हैं, लेकिन वो नेतृत्व या कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो एनडीए के एक पार्ट है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में वहां चीजें चल रही हैं। तो आप थोड़ा सा संक्षेप में ये समझाइए कि अभी बिहार की राजनीति या चुनाव को देखते हुए वहां अभी क्या कुछ चल रहा है, और लोगों को किस तरीके से हवा का जो रुख है वो समझना चाहिए। देखिए, विधानसभा चुनाव 20 और 25 का ही आप देख लीजिए, लोकसभा की हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव का पैटर्न चेंज हो जाता है। आप देखिए 2020 में एनडीए और यूपीए महागठबंधन, ये दो अलग अलग लड़े लोग, और तीसरा एलजेपी था जो एलजेपी 135 सीटों पे चुनाव लड़ गए वहां पे। सबको पता है, सारे एनालिसिस आ चुकी है कि एलजेपी के 135 सीट पे लड़ जाने से जेडीयू को बहुत नुकसान हुआ वहां पे। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जो थे, आरएलएसपी, जो अभी एनडीए में है बीजेपी के साथ में, वो भी नाराज होकर बाहर निकल गए थे, उन्होंने भी एक बड़ा गठबंधन बना लिया था। आप विधानसभा जाएंगे तो आपको कई सीटें मिलेंगे कि आरएलएसपी ने इतने वोट पा लिया कि बीजेपी या जेडीयू चुनाव में हार गई। उसी प्रकार पप्पू यादव, उनकी जाप पार्टी जो है, उनका अलग गठबंधन था, देवेंद्र यादव वगैरह भी चुनाव अलग से लड़ रहे थे, राजभर की पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, बीएसपी भी चुनाव लड़ रही थी। तो खैर बीएसपी अभी भी लड़ेगी बिहार में चुनाव, और कई सीटों पे उनका ठीक ठाक आधार भी है। लेकिन इस बार क्या है कि पप्पू यादव की पार्टी कोई अलग से चुनाव नहीं लड़ेगी, वो कांग्रेस के साथ ही मिलेगी। हो सकता है कि आरजेडी यह बोले कांग्रेस को कि भाई आपको जो कोटा दिया गया है उसमें आप पप्पू यादव को देना दे दीजिए। तो पप्पू यादव खासकर सीमांचल में पप्पू चुनाव लड़ेंगे, और अगर कांग्रेस के साथ में पप्पू यादव होते हैं, यकीन मानिए कि वो एमआईएम को वहां पे पनपने से रोकने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि एमआईएम उसी इलाके में चुनाव लड़ेगी सो, तो वहां पे पप्पू यादव अभी से ओबीसी पे अटैक करना शुरू कर दिए हैं। एक अब इस बार का चुनाव में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रशांत किशोर। पुष्पम प्रिया भी चुनाव लड़ रही है, पिछली बार भी लड़ी थी, लेकिन पुष्पम प्रिया कहीं है नहीं, प्रशांत किशोर है। लेकिन प्रशांत किशोर ने इधर दो काम किया, एक तो उपचुनाव लड़ गए बिहार में, और उपचुनाव में 2 सीटों पर उन्होंने अच्छे वोट पाए। लेकिन ये मैसेज ये गया कि प्रशांत किशोर जीत नहीं सकते हैं, प्रशांत किशोर हरवा सकते हैं। तो प्रशांत किशोर कारण से वहां पे एनडीए 4 सीट जीत गए, और वो 4 सीट महागठबंधन हार गए। तो एक तो इन पे आरोप ये लग रहा है। दूसरा कि प्रशांत किशोर का जो स्पीच है वहां पर, उसको देखिए तो वो नीतीश कुमार पे बहुत अटैक करते हैं। तो बोलते मैं अति पिछड़ा वर्ग से 65 लोगों को खड़ा करूंगा। वो तेजस्वी यादव पे बहुत अटैक करते हैं। अटैक वो बीजेपी भी करते हैं, लेकिन बीजेपी पे अटैक करने का उनका तरीका दूसरा होता है। वो मोदी शाह के बारे में बोलते हैं कि वो मोदी अब आएंगे, बिहार को अपना घर बताएंगे, सब बताएंगे, करते हैं। लेकिन उनका जो मेन है, नंबर 1 पे वो नीतीश कुमार पे अटैक कर रहे हैं, और नंबर 2 पे वो तेजस्वी को करते हैं। इसमें तेजस्वी की पढ़ाई लिखाई से लेके सारी बातें वो करते हैं। एक तो पोल खोलते हैं,
तेजस्वी जब बोलते हैं मैं 2500 रुपये हर महिला को दूंगा, तो पूरा एक वो डाटा लेके आते हैं कि भाई इतना बजट है, इतना पैसा होगा, तेजस्वी कहाँ से पैसा लेके आएंगे, तो वो उनकी पोल खोलते हैं उसे। तो इसलिए 20 का चुनाव 25 के चुनाव में अंतर ये है कि पिछले बार एलजेपी थी जो 135 को लड़ी थी, इस पर प्रशांत किशोर है जो 243 को लड़ेंगे। प्रशांत किशोर बड़े रणनीतिकार हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को ही पता है कि चूंकि वो सवर्ण जाति से आते हैं, तो क्या बिहार में वो सवर्ण का वोट काटेंगे? बिल्कुल नहीं। वो पूरी पॉलिटिक्स ही जो कर रहे हैं उसमें वो ओबीसी, मुसलमान, यादव सबको लेके चल रहे हैं। हो सकता है कि चुनाव के टाइम यह है कि जिनको जिनको टिकट एनडीए या महागठबंधन में नहीं मिलता है और मजबूत कैंडिडेट होंगे, प्रशांत उनको टिकट दे देंगे, हो सकता है कुछ उसमें जीत भी जाए वहां पर। एक अंतर और क्या है कि तेजस्वी यादव जब 2020 में प्रचार के निकलते थे तो बड़ा करंट होता था सब, यूथ में खासकर बड़ी हलचल होती थी, नारे लगते थे। कई बार तेजस्वी यादव भी जोश में आ जाते थे, जिसमें उन्होंने एक बाबू साहब वाला बयान दे दिया था जिसको राजपूतों ने अपने जोड़ लिया था। सो इस बार देखिए क्या है कि 5 साल में यह डिप्टी सीएम भी रहे, अभी विपक्ष के नेता भी हैं, तो 5 साल में इनकी पब्लिक लाइफ आ चुकी है, लोग देख चुके हैं। तो लोग बहुत ज्यादा अंतर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और तेजस्वी यादव की आरजेडी, प्रमुख तो लालू प्रसाद यादव ही है, लेकिन वो अंतर नहीं कर पा रहे हैं। 20 में तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के छांव से निकलकर चुनाव लड़ना चाह रहे थे। कई बार आरोप लगा कि पोस्टर्स में लालू के फोटो नहीं होते हैं जिससे कि उनके जंगल याद ना जाए। और 25 में क्या है कि लालू प्रसाद यादव खुद मैदान में घूम रहे हैं और तेजस्वी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो जो लोग दोनों काल देखे हुए हैं वो यह तो मानते हैं कि बिहार में जितना परिवर्तन होना चाहिए था नीतीश कुमार ने उतना परिवर्तन नहीं किया है। नीतीश के पहले 5 साल से लोग तुलना करते हैं, पहला 5 साल बहुत अच्छा था, उसके बाद के 15 साल उतने अच्छे नहीं रहे। लेकिन जब वो वर्ग लालू का राज देखता है तो फिर वो तुलना करता है, और जो तुलना करता है तो एक मतलब खास वर्ग जो है उनको लगता है कि नहीं नीतीश का शासन अच्छा है। तो चुनाव तो अलग है। देवेश, आप याद कीजिए कि लोकसभा चुनाव के बाद में जो एक सांसद हैं जेडीयू के देवेश ठाकुर, उन्होंने पब्लिकली कह दिया था कि हम मुसलमान हमें वोट नहीं देते हैं, तो हम उनके लिए क्यों काम करें। सो लेकिन ये सत्य है कि आप जो पसमंदा मुसलमान हैं उनका एक वर्ग छोड़ दीजिए तो मुसलमानों को वोट जेडीयू को भी उतना ही मिलता है जितना बीजेपी को मिलता है, थोड़ा बहुत जेडीयू को ज्यादा मिलता हुआ। सो तो अभी आप देख लीजिए, अभी जो रमजान का, हाँ अभी इफ्तार का भी आप कंट्रोवर्सी देख रहे हैं वो वही है कि मुसलमान ना बटे। लेकिन सीएसडीएस वर्ग के आंकड़े में आता है कि जेडीयू को वोट मिलते हैं मुसलमानों के, लेकिन अब आंकड़े देखेंगे तो बहुत कम सीटों पे और बहुत कम मुसलमानों का जेडीयू को वोट मिलते हैं। वो वोट लगभग महागठबंधन को ही जाता है। देखिए बाकी सब तो ठीक है, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, समीकरण सब कुछ आते जाते रहेंगे, लेकिन जो बड़ा सवाल उठ रहा है बार बार, क्योंकि एनडीए के पास अभी नीतीश कुमार के अलावा बहुत बड़ा फेस कोई था नहीं। लेकिन पिछले 1-2 सालों से आप देखिएगा रंजन जी, जो नीतीश कुमार को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर, ये चिंता का विषय है एनडीए के लिए भी, बीजेपी के लिए भी। क्योंकि बीच चुनाव में अगर आप नीतीश कुमार के फेस को हटाते हैं और उस फेस के अलावा आप किसी और फेस पर जा नहीं सकते, क्योंकि आपने ऐसा कोई चेहरा बनाया नहीं, तो मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन को कि ये धीरे धीरे ये केस बढ़ता जा रहा है। ये नीतीश कुमार के साथ जो कुछ हो रहा है या वो जो कुछ कर रहे हैं वो मामला बढ़ते जा रहा है। अब ये सवालों के घेरे में है। आम जनता भी पूछ रही कि आखिर नीतीश कुमार को हुआ क्या है, क्या कुछ छुपाया जा रहा है, क्या कोई साजिश हो रही है, क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि बिहार की राजनीति में एकदम से कभी बम फूट जाएगा कि नीतीश कुमार को ये दिक्कत थी वो दिक्कत थी, लेकिन छुपाया गया, या सिर्फ इसलिए छुपाया जा रहा है कि चुनाव तक लेकर चलें जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, क्योंकि उससे बड़ा चेहरा भी कोई नहीं है। लेकिन आप कितना ढक सकते हैं। अभी इफ्तार पार्टी में भी हुआ, वहां भी ये आरोप लगा कि मीडिया वालों की एंट्री नहीं थी, कुछ चुनिंदा लोगों को इनविटेशन कार्ड भेजा गया, वही लोग आए। इवन वहां पर वीडियोग्राफी नहीं हो पाया, इवन वहां पर फोटोग्राफी नहीं हो पाई। वहां से जो उनका पीआर है वहां से कुछ तस्वीरें दी गई, वही अखबारों में छपी और बाकी जगह चलाई गई, कि लोगों को डर है कि कोई ऐसा एक्टिविटीज कैप्चर ना हो जाए, फिर मीडिया में आ जाए और फिर लेने के देने पड़ जाए।
तो ये जो हो रहा है नीतीश कुमार की तरफ से और जेडीयू बीजेपी के खेमे से, ये बार बार नीतीश को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये कहीं पार्टी को बहुत भारी नुकसान तो नहीं हो जाएगा? सब कुछ किए पर पानी तो नहीं फिरने वाला? ये थोड़ा 10 सेकंड में बताइए हमें, क्या होगा? देखिए देखिए नीतीश के बारे में क्या है कि नीतीश कुमार एक ऐसा पल रहा है जिधर जाते हैं वो भारी हो जाता है। नीतीश कुमार वोट बैंक क्या है? एक उन्होंने यादव के अलावा जो ओबीसी में जैसे कुर्मी है, कोयडी हो गया, या अति पिछड़ा वर्ग है, महादलित है, पसमंदा मुसलमान है, यह वोट को लेकर नीतीश कुमार चलते हैं। उसमें कुछ सवर्णों का वोट भी है उनके साथ में, इस वोट को लेकर चलते हैं। नीतीश की तबियत आप याद कीजिए कि जब नीतीश महागठबंधन में थे और उन्होंने जीतन राम मांझी को विधानसभा में भला बुरा कह दिया था, तो जीतन राम मांझी ने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए कि लालू प्रसाद यादव कौन सी दवा खिलाते हैं नीतीश कुमार को कि इनका दिमाग खराब हो गया। तो ऐसा नहीं है, आरोप जीतन राम मांझी ने लगाया था। अब यही आरोप राबड़ी देवी लगा रही है जब इधर है। सो आप नीतीश कुमार जो अभी बिहार में यात्रा कर रहे थे, आप यात्रा का एक वीडियो फोटो दिखा दीजिए। जनता से वो दूर रहते थे, जनता से डायरेक्ट उनकी कोई बातचीत नहीं होती थी, अधिकारी उनके साथ में होते थे। अभी भी जनगण मन के का जो राष्ट्रगान का विवाद हो उसमें देख लीजिए, बगल में जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो उनको बार बार मना कर रहे हैं, वहां पे कर रहे हैं। और सही में इफ्तार में भी यही हुआ है, वीडियोज फोटोज आए हैं, लेकिन कोई मीडिया इंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। इसके पीछे का रीजन ये है कि नीतीश कुमार के बाद कौन, नीतीश कुमार को आप देख लीजिए, उनके बाद जो भी नेता आपको दिख रहे हैं, आरसीपी जब थे तो वो इनके स्वजातीय थे, लेकिन उसके अलावा कौन था? बीच में वो प्रशांत किशोर को अपना बना रहे थे, वो ब्राह्मण है। विजय चौधरी बगल में हम उनके होते हैं, वो भूमियार है। संजय झा उनके साथ में होते हैं, वो ब्राह्मण है। अब अगर वो कुर्मी वोट को लेकर और अति पिछड़ा वर्ग को लेकर वो चल रहे हैं, तो उस वर्ग का कोई नेता आपने खड़ा नहीं किया। अभी एक पुलिस अधिकारी इनकी पार्टी में ज्वाइन किया है, अब उनका नाम चल रहा है बहुत कि वो हो सकता हो जाए। और इसी कारण से पार्टी का एक वर्ग की वोट बैंक हमारा बिखर नहीं जाए, इसीलिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत को आगे किया गया है। लेकिन अब देखिए मजबूरी है बीजेपी की भी, वो नीतीश के साथ होंगे, नीतीश को ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश को ही सीएम बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये अलग बात है, चुनाव रिजल्ट के बाद में नीतीश कुमार के ओथ लेने के बाद में बीजेपी कोई दबाव बनाए, 5 महीने 6 महीने साल भर का मामला हो, फिर नीतीश को रिप्लेस किया जाए, ये हो सकता है। लेकिन अभी तक जो लग रहा है उसमें बीजेपी और पूरी एनडीए जो नीतीश कुमार के साथ ही में है। यानी कि यही हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि मजबूरी कह लीजिए या इनकी स्ट्रेटजी कह लीजिए कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने वाला है। रिजल्ट आने के बाद फिर कैसा मौका आता है, कितने दिनों तक इनको लेकर चलते हैं, या सीट अगर कहीं बीजेपी को ज्यादा आ जाती है और उस स्थिति में महाराष्ट्र वाली अगर स्थिति बनती है कि सीट ज्यादा आ जाए बीजेपी को, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री ये अपना दें। ये परिस्थितियां बताएंगे आगे चल के, लेकिन इतना तो तय है कि अभी नीतीश कुमार का विकल्प एनडीए के पास कम से कम बिहार में नहीं है। विकल्प कैसे बनाया जा सकता है ये पार्टी को सोचना होगा, बीजेपी को सोचना होगा, और एनडीए को भी अब सोचना होगा कि वो अपना एक नेता तैयार करे, क्योंकि नीतीश कुमार पर बहुत ज्यादा भरोसा आप नहीं कर सकते और उसके लिए तैयारी भी जरूरी है आने वाले समय के लिए। अगर आप चुनाव जीतते भी हैं, सरकार बनती भी है, तो आगे लेकर आप कैसे जाएंगे। जो चर्चा हमारी हुई रंजन जी के साथ, उसमें जो 3-4 बातें निकल कर आई, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं। एक तो ये कि लालू प्रसाद यादव पहले भी, लेकिन एक तरीके से पूरी घोषित कर दिया उन्होंने कि पार्टी का जो आला कमान सुप्रीमो जो होंगे तेजस्वी यादव ही होंगे, भले परिवार में लाख झगड़ा हो या लाख राजनीति हो पार्टी के अंदर या परिवार के अंदर, उससे फर्क नहीं पड़ता। लालू यादव ने ऐलान कर दिया कि आरजेडी के अगला जो सुप्रीमो जो कहे जाएंगे, जो सक्सेसर होंगे, वो तेजस्वी यादव ही होंगे। एक दूसरा, इसको लेकर परिवार में झगड़ा चल रहा है, अस्तित्व की लड़ाई है। मीसा कुछ हिस्सा चाहती है राजनीतिक रूप से, कितना मिल पाता है नहीं मिल पाता है ये भी देखने वाली बात होगी। पूरे सिनेरियो की अगर हम बात करें बिहार में, तो अभी आरजेडी और कांग्रेस, हालांकि मुझे नहीं लगता ये अलग होंगे, लेकिन अगर साथ होंगे तो किन शर्तों पर होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। और बीजेपी और जेडीयू किस रास्ते चलते हैं, कैसे चलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा और क्या काम किया नहीं किया, अब वो थोड़ा पीछे की ओर चला गया। अब सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि नीतीश कुमार स्वस्थ हैं कि नहीं है, और वो बागडोर संभाल सकते हैं कि नहीं, नेतृत्व दे सकते हैं कि नहीं।
रंजन जी, आप जुड़े मनकई के साथ बातचीत की, चर्चा की और बहुत चीजों पर से आपने पर्दा उठाई, आपने समझाया, और आपकी बातों से मुझे लगता है कि बिहार की जो जनता है उनका भी कुछ जो बुद्धिजीवी जो सोच है उनकी, उस पर से कुछ धूल छटी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार।